हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं पूरा पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम इस संपूर्ण पाठ का अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करेंगे, दोहरान करेंगे। आपकी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें अवगत कराएंगे। हम उसका समय पर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक और पेन नोटबुक उठा लें और देखिए अभ्यास प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न दिया है FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। ये पहला प्रश्न है। तो ये FeCl3 अभिकारक है और ये बदल रहा है, यानी इसका परिवर्तन हो रहा है फेरस क्लोराइड में। तो इसको अभिक्रिया के रूप में यदि हम लिखें तो FeCl3 इक्वल टू FeCl2। क्रिया को पूरा करेंगे तो यहां पे क्लोरीन और बनेगी, यानी फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड और क्लोरीन में वियोजन हो रहा है। आपसे केवल इतना पूछा जा रहा है कि ये जो फेरिक क्लोराइड है ये फेरस क्लोराइड में बदल रहा है, तो बताइए ये परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो आप देखें फेरिक क्लोराइड में ये जो Fe है ये +3 अवस्था में है, यानी इसकी संयोजकता, इसका जो आवेश है वो +3 है और उत्पाद में ये बदल रहा है Fe+2 में। नाम इसका है फेरिक और इसका है फेरस। ये फेरिक और ये फेरस, यानी जो एक आयन है वो अस आयन में बदल रहा है। हमने आपको बताया था कि कभी भी एक आयन यदि अस आयन में बदल रहा है तो ये क्रिया अपचयन कहलाती है, क्योंकि ये जो धन आवेश में कमी हो रही है ये तभी होती है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो एक ऋणावेश में वृद्धि हो गई, उसकी वजह से ये धनावेश में कमी हो गई। तो धनावेश में कमी होना यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो ये फेरिक का फेरस में अपचयन हो रहा है और ये दिया है विकल्प आपका ख। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया ख। अब इससे मिलते जुलते और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि SnCl2 में बदल रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये भी अपचयन है, क्योंकि इसमें भी ये जो स्टेनिक आयन है ये स्टेनस आयन में बदल रहा है। इसका मतलब ये स्टेनिक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। तो स्टेनिक का स्टेनस में अपचयन हो रहा है। और भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे ये मर्क्यूरिक आयन है Hg+2, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मर्क्यूरस में
अपचयित हो जाता है। तो मर्क्यूरिक आयन का मर्क्यूरस आयन में बदलना भी अपचयन कहलाता है। यानी कोई भी इक आयन अस आयन में बदले तो यह क्रिया अपचयन कहलाती है। और इसका उल्टा कर दें, यदि अस आयन इक आयन में बदलता है तो यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। अस आयन यदि इक में बदलता है तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे FeCl2 FeCl3 में बदले, यानी ये जो फेरस है ये किस में बदल रहा है, फेरिक में बदल रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की घटना ऑक्सीकरण है। तो फेरस का फेरिक में बदलना ऑक्सीकरण हो गया। या ये जैसे क्यूप्रस है और ये बदल गया है क्यूप्रिक में, तो ये भी उपचयन यानी ऑक्सीकरण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखें सभी। एक पदार्थ, जैसे ये कोई पदार्थ है और ये दो छोटे अणुओं में टूटता है, इस तरीके से ये एक पदार्थ है जो दो में टूट गया। तो एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो यह अभिक्रिया होगी। तो एक क्रिया कारक और क्रियाफल दो, इसका मतलब एक क्रिया कारक के अपघटन से वियोजन से दो क्रियाफल बन रहे हैं, तो ये क्रिया अपघटनी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा के। ये जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर हो गया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ, जैसे ये Fe, ये +2 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो ये बदल गया Fe+3 में। तो इस क्रिया में ये फेरस जो है ये फेरिक में बदल रहा है। फेरस फेरिक में बदल रहा है, यानी फेरस इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरिक में बदल रहा है। तो फेरस का हो रहा है उपचयन, ऑक्सीकरण। अब आपको पता है जिस पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। तो ये हो गया अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। तो ये तीसरे में उत्तर हो गया आपका गे। गे पे दिया हुआ है ये अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ उपचायक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आपको बताया है ऐसी क्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं अर्थात जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः अभिकारक बनाने लगते हैं, उन क्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये विकल्प दिया है आपका घ, चौथे में घ आ जाएगा। पांचवा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले या घटाने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उत्प्रेरक। लिखवाइए आपको उत्प्रेरक की परिभाषा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं तो क्रिया में भाग नहीं लेते परंतु क्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया पांचवे का के, उत्प्रेरक।
चौथे का हो गया उत्क्रमणीय यानी घ, और पांचवे का हो गया वेग बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक, और अब छठा एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। छठे का हो गया घ। सातवां 2Mg + O2 = 2MgO। सातवें में एक अभिक्रिया दी हुई है 2MgO, 2Mg + O2 बराबर 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। तो यहां पर ये मैग्नीशियम अभिकारक में अकेला है, और यहां पर देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड ऋणमूलक आ रहा है, यानी ऋणमूलक की वृद्धि हो रही है, और ऋणमूलक की वृद्धि होना उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो रहा है मैग्नीशियम। अब आप देख लें विकल्प में क्या दिया है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है ऑक्सीकृत, ये ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है मैग्नीशियम। तो सातवें में उत्तर हो गया के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, ये घ पे कोई निशान नहीं है। इसमें लिख लें आप, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। हो सकता है आपकी किताब में ये प्रिंट हो, मेरे पास ये जो पाठ्य पुस्तक है इसमें प्रिंट नहीं है घ पर कोई भी चिन्ह, तो घ पर आप इस चिन्ह को लिख दें और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है। स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है, और ये दे रखा है आपके गे पर। तो 9वें में उत्तर हो गया गे। क्वेश्चन नंबर 10। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है यानी मुक्त होती है, कै पर दिया हुआ है निकलती है या मुक्त होती है। ये उत्तर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया है, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हमने आपको लिखाया है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, नया पदार्थ बनता है, भार व संगठन में अंतर आ जाता है, परिवर्तन के कारण को हटा भी दें तो भी पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं आता, ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, दूध का दही में बदलना, किसी भी पदार्थ का जलना यानी दहन प्रक्रिया, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताओ। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए ये निकिल चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो सभी इसमें भर दें निकिल चूर्ण। वनस्पति तेल, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाई जाती है निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, तो ये बनता है वनस्पति घी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखें। उत्प्रेरण, देखिए वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण
दो प्रकार से वर्गीकृत हमने किया था। एक तो अवस्था के आधार पर समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण बताया था आपको, और दूसरा क्रिया के आधार पर बताया था 4 प्रकार का: धनात्मक उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, और स्वतः उत्प्रेरण और जैव उत्प्रेरण। तो ये नाम लिखने की कह रहा था, तो आप सभी के नाम लिख देंगे, दोनों प्रकार से वर्गीकरण कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो इस क्रिया में आप देख रहे हैं कि यहां सल्फेट के साथ कॉपर है, यहां सल्फेट के साथ जिंक आ गया। इसका मतलब जिंक ने कॉपर का विस्थापन किया है, जिंक ने कॉपर का विस्थापन किया है, और जिंक कॉपर का विस्थापन कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब यह अभिक्रिया विस्थापन हो गई, यह अभिक्रिया विस्थापन है। इसके अलावा देखिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया स्पष्ट है। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन, अपचयन में से लिया है RED रेड, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में से लिया है ऑक्स, और नाम रख दिया रेडॉक्स। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया सामूहिक रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दोनों अभिक्रियाएं ये साथ साथ चलती हैं तो रेडॉक्स है, तो ये अभिक्रिया भी रेडॉक्स है। इसमें भी उपचयन और अपचयन हो रहा है। देखिए अभिकारक में जिंक अकेला है, और क्रियाफल में ये जिंक के साथ ये सल्फेट मूलक की वृद्धि हो रही है, यानी ऋण मूलक की वृद्धि हो रही है। तो ऋण मूलक की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। ऋण मूलक की वृद्धि के कारण ये हो गया उपचयन। अब इस अभिकारक का उपचयन हो रहा है, तो ये जो CuSO4 है इसका Cu में हो रहा है अपचयन, क्योंकि यहाँ पर ये ऋण मूलक की कमी हो रही है। यहाँ पर कॉपर के साथ ऋण मूलक है सल्फेट, और यहाँ कॉपर अकेला रह गया, तो ऋण मूलक की कमी होना अपचयन कहलाता है। तो ये क्रिया जो है ये विस्थापन भी है, और ये क्रिया रेडॉक्स भी है। एक क्रिया कई प्रकार की भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 अगला यही प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमने आपको अभी बताई थी। रेडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को सामूहिक रूप से मिला करके दोनों को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक उदाहरण, तो कोई सा भी उदाहरण दिया जा सकता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझाने के लिए हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। आप किसी भी उदाहरण को इसमें लिख सकते हैं, इस उदाहरण को भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद पुनः अभिकारक में बदलने लगते हैं, उत्क्रमणीय कहलाती है। इन अभिक्रियाओं को बंद पात्र में कराया जाता है। यह अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती। जब अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है तो इस अवस्था में अभिक्रिया हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे रुक सी गई है। इस अवस्था को रासायनिक साम्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का क्या कार्य है? तो उत्प्रेरक वर्धक ऐसे रसायन होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में यदि हम लोह चूर्ण के साथ मोलिब्डेनम मिला दें तो जो मोलिब्डेनम है वो लोह चूर्ण की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा और अमोनिया तेजी से बढ़ने लग जाएगी।
तो मोलिब्डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक हो गया। इसके विपरीत ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में यदि उत्प्रेरक लोह चूर्ण के साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो अमोनिया निर्माण की दर घट जाती है, यानी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये लोह चूर्ण की क्रियाशीलता को घटा देता है। तो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष है। ये सब आपको नोट करवाया हुआ है आपकी नोटबुक में, ध्यान से देखें। और कोई समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन यथाशीघ्र आपके पास भिजवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो ये आपको पिछले अध्याय में भी बताया जा चुका है, इसमें भी बताया था कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया के वेग के आधार पर हमने क्रियाएं आपको दो प्रकार की बताई थी, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का उदाहरण बताया था लोहे पर जंग लगना। इस क्रिया में कई घंटे, दिन या महीने या वर्ष लग सकते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया है तीव्र अभिक्रिया, जो बहुत कम समय में शीघ्रता से संपन्न होती हैं, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया HCl + NaOH = NaCl + H2। ये अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड के अति अल्प समय में ही पूरा हो जाती है, यानी बहुत तीव्र अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 ताप अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। केवल एक उदाहरण पूछ रहा है ताप अपघटन अभिक्रिया का। तो 2KClO3 इसको गर्म कर दें तो 2KCl + 3O2 में इसका वियोजन हो जाता है। ये ताप अपघटनी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट 21वां किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य, तो उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया के वेग में स्वैच्छिक परिवर्तन करना या ऐच्छिक परिवर्तन करना है। ऐच्छिक परिवर्तन करना है। कुछ अभिकारक क्रिया के कुछ उत्प्रेरक क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उनको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और कुछ अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं तो उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम सभी संतुलित रासायनिक समीकरणों में प्रयुक्त होता है, सभी के लिए सही होता है। अगला प्रश्न है 23वां रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह भी आपको अभी 15वें प्रश्न पर बताया था। रेडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को सामूहिक रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 24वां कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो कोयले के दहन से C+O2 = CO2। C+O2 = CO2। आपसे पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयुग्मन अभिक्रिया है। संयुग्मन यानी योगशील अभिक्रिया है ये। क्यों? क्योंकि दो क्रिया कारक हैं जो मिलकर के एक क्रिया
कारक बना रहे हैं, वो एक क्रियाफल बना रहे हैं। क्रिया कारक 2 है, क्रियाफल 1 है, तो संयुग्मन यानी योगशील हो गई। इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, तो ये ऊष्मा छेपी भी हो गई, ऊष्मा छेपी। इसमें C का CO2 में उपचयन हो रहा है और O2 का CO2 में अपचयन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स भी हो गई। एक अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती है, तो C+O2 बराबर CO2, यह अभिक्रिया संयुग्मन भी है, ऊष्माक्षेपी भी है, रेडॉक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की पीएच कितनी होती है? तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया से जो लवण बनता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, यानी उसकी पीएच 7 होती है, 7। इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भार व संगठन में कोई अंतर नहीं आता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भार व संगठन में अंतर आ जाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब परिवर्तन भौतिक जिस कारण से हो रहा है उस कारण को दूर कर दें तो पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, परिवर्तन के कारण को हटा देने पर भी पदार्थ पूर्व अवस्था में नहीं आता। जैसे किसी पदार्थ का पिघलना, मोम का पिघलना, गंधक का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि किसी पदार्थ का जलना, जैसे कागज का जलना, मोम का जलना, कपड़े का जलना, गंधक का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग्मन और अपघटनीय अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण के साथ लिखें। संयुग्मन और अपघटनीय एक एक उदाहरण। तो संयुग्मन की परिभाषा लिखेंगे पहले आप। संयुग्मन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के और एक उत्पाद बनाते हैं, वो संयुग्मन कहलाती है। और फिर इसका उदाहरण दे देंगे C+O2 बराबर CO2। और कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं 2Mg+O2 बराबर 2MgO। और भी उदाहरण दे सकते हैं NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl। कोई सा भी एक उदाहरण ये पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, तो इन क्रियाओं में आप जानते हैं अभिकारक एक होता है और ये वियोजित होगा, तो जो उत्पाद बनेंगे वो कम से कम 2 बनेंगे। अब ये अभिक्रियाएं हमने 3 प्रकार की बताई थी, ये केवल एक उदाहरण देने की कह रहा है, तो उनमें से किसी भी एक क्रिया का उदाहरण दे दें, चाहे तापीय अपघटनी का दे दें, चाहे विद्युत अपघटनी का दे दें, चाहे प्रकाश अपघटनी का दे दें। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रकाश में रख दें तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में उसका वियोजन हो जाता है, 2HBr इक्वल टू H2+Br2, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है। प्रकाश वियोजन का उदाहरण हो गया। विद्युत वियोजन का दे सकते हैं, जल में विद्युत प्रवाहित कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन हो जाता है, 2H2O इक्वल टू 2H2+O2 विद्युत आ जाएगा ऊपर। ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण दे सकते हैं 2KClO3 इक्वल टू 2KCl+3O2। KClO3 को यदि आपने गर्म किया, यानी एक क्रिया कारक है ये KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसको गर्म कर दिया तो 2 क्रियाफलों में टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 28 नंबर, AgNO3 प्लस KCl इक्वल टू AgCl प्लस KNO3 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? नाम लिखें और समझाएं। AgNO3 प्लस KCl
यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से हो रही है और इस क्रिया में AgCl बनेगा सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है और इसका नाम लिखो और समझाओ। तो देखिए यह अभिक्रिया जो है ये द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन क्योंकि इस क्रिया में दोनों ही अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय हो रहा है। ये जो अभिकारक है इसमें मूलक है Ag प्लस और NO3 माइनस और ये जो अभिकारक है इसमें मूलक है K प्लस और Cl माइनस। अब इसका इस वाले अभिकारक का यानी अभिकारक A का धन मूलक अभिकारक B के ऋण मूलक से मिल रहा है और AgCl बना रहा है। अब इसी तरीके से अभिकारक B का धन मूलक अभिकारक A के ऋण मूलक से मिलकर KNO3 बना रहा है। तो दोनों ही अभिकारकों के मूलकों का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है, अतः ये अभिक्रिया द्विविस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ऑक्सीकरण व अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के आधार पर समझाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या मूलक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। कोई परमाणु या मूलक यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जैसे ये अस मूलक है ये इक मूलक में बदल रहा है, तो ये तब बदलेगा जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एक ऋणावेश की इसमें से कमी हो रही है, दूसरे शब्दों में धनावेश की वृद्धि होगी, तो ये +2 की जगह +3 हो गया। तो ये फेरस जो फेरिक में बदल रहा है ये उपचयन है। इलेक्ट्रॉनिक धारणा के आधार पर उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या मूलक, अब यहां पर ये मूलक है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कोई भी परमाणु या मूलक यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। किसी भी अस आयन का इक आयन में बदलना उपचयन कहलाता है। दूसरा कह रहा है ये अपचयन, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यदि इक आयन अस आयन में बदलता है तो ये घटना अपचयन है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब ये जो अभिकारक है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। और ध्यान में रखना है यहाँ पर उपचयन जिसका होता है, जैसे इस क्रिया में फेरस का उपचयन हो रहा है तो ये अपचायक है, और इस क्रिया में फेरिक का अपचयन हो रहा है तो ये उपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। तो ये प्रश्न पहले भी आ गया है। उत्प्रेरक वे रसायन जो खुद क्रिया में भाग नहीं लेते परंतु क्रिया के वेग को बदल देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्रिया के आधार पर ये 4 प्रकार के बताए। धनात्मक उत्प्रेरक जो क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो क्रिया के वेग को घटा देते हैं, स्वतः उत्प्रेरक यदि अभिक्रिया के दौरान बना कोई उत्पाद ही क्रिया के वेग को बढ़ा दे तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। और जैविक क्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन सब का एक उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक 2 प्रकार का बताया था, समांगी और विषमांगी, जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान अवस्था में हो वो समांगी उत्प्रेरण। जैसे N2G + 3H2G = 2NH3G, इसमें जो उत्प्रेरक लगता है दूसरा उदाहरण है ये नहीं, 2SO2G + O2G = 2SO3G, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीजन गैस से क्रिया होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। इसमें जो उत्प्रेरक काम आता है वो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस है। तो सभी एक ही अवस्था में है गैस में, इसलिए ये समांगी उत्प्रेरक है। दूसरा, विषमांगी, जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों में से एक की अवस्था भी अगर भिन्न हो, अलग हो, तो वो विषमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। जैसे N2G + 3H2G = 2NH3G, ये सब गैस है अभिकारक और
उत्पाद, परंतु इसमें जो उत्प्रेरक लगता है लोह चूर्ण वो ठोस है, इसलिए विषमांगी उत्प्रेरक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटनीय अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, अभी बताए थे। तापीय अपघटनी, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है 2KCl 2KCl + 3O2। प्रकाश अपघटनी, जिसमें प्रकाश के कारण क्रिया कारक का वियोजन होता है 2HBr = H2 + Br2, प्रकाश की उपस्थिति में होगी क्रिया। और तीसरा विद्युत वियोजन, विद्युत के कारण जैसे जल में विद्युत प्रवाहित कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन हो जाता है 2H2O = 2H2 + O2। ये पूरा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म में, तो क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक पदार्थ है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी पदार्थ है। जटिल ऑपरेशन, मेजर सर्जरी क्रियाएं जो होती हैं उनमें रोगी को निश्चित बनाने के लिए, चेतना शून्य करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, परंतु इसमें थोड़ा सा एथेनॉल मिला करके रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये ऑक्सीकृत हो जाता है, फास्जील में बदल जाता है। तो ये इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है एथेनॉल, इसलिए मिला करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है? दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल कोई सा भी दुर्बल अम्ल आप लिख सकते हैं। दुर्बल अम्ल जैसे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। प्रबल क्षार जैसे ये लिख दिया NaOH, तो इनसे जो अम्ल वो लवण बनेगा ये सोडियम कार्बोनेट लवण बनेगा और जल बनेगा, लवण व जल। क्रिया को संतुलित करने के लिए यहां पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन के परमाणु 2 और 2 4, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो गए। कार्बन का 1, ये कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3 और 2 ये 5, 3 और 2 5, संतुलित है क्रिया सोडियम के 2। तो ये कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है। अब इनकी क्रिया से ये जो लवण बना है ये क्षारीय प्रकृति का होगा, इसकी pH 7 से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको जल में घोलेंगे, जल में विलीन करेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयन देगा उनकी संख्या में हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या ये अभिक्रियाएं संभव है? उत्तर कारण सहित दें। Cu + ZnSO4 = CuSO4 + Zn, यानी जिंक का विस्थापन कर रहा है कॉपर, क्या ये संभव है? नहीं है, क्योंकि कॉपर जिंक का विस्थापन नहीं कर सकता, कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा, Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu, यहां पर Cu का विस्थापन किया है आयरन ने, लोहे ने कॉपर का विस्थापन किया है। बिल्कुल ये अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया संभव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानें। C + O2 = CO2, तो C का यानी कार्बन का उपचयन हुआ है CO2 में ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण, और O2 का CO2 में अपचयन हुआ है कार्बन धनमूलक की वृद्धि के कारण। दूसरा Mg + Cl2 = MgCl2, तो Mg का MgCl2 में उपचयन हुआ है क्लोराइड ऋणमूलक की वृद्धि के कारण, जबकि Cl2 का MgCl2 में अपचयन हुआ है मैग्नीशियम धनमूलक की वृद्धि के कारण।
तीसरा ZnO प्लस सी इक्वल टू Zn प्लस CO। तो ZnO का Zn में अपचयन हुआ है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जबकि C का CO में उपचयन हुआ है ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण। और लास्ट इसका Fe2O3 प्लस 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। इस क्रिया में Fe2O3 का Fe में अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और CO का CO2 में उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसके बाद ये निबंधात्मक प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, सब आपको करवाए हैं। एक बार फिर देख लें। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वर्णन करें। तो इस चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का वर्णन किया है। संयोजन का, वियोजन का, ऊष्माशोषी का, ऊष्माक्षेपी का, मंद अभिक्रिया का, तीव्र अभिक्रिया का, उदासीनीकरण अभिक्रिया का, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रियाओं का, विस्थापन अभिक्रियाओं का। तो इसमें ये सभी प्रकार की अभिक्रियाओं का वर्णन करने की कह रहा है। इतना बड़ा प्रश्न परीक्षा में नहीं आता, लेकिन अलग अलग करके आता है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा। तो इतना बड़ा प्रश्न संभव नहीं है। 38वां, ऑक्सीकरण अपचयन से क्या समझते हैं, उदाहरण के सहित व्याख्या करें। तो ऑक्सीकरण अपचयन की आपको कई उदाहरण दे करके व्याख्या करके बताया है। आप कम से कम 2 उदाहरण दे करके ऑक्सीकरण अपचयन को समझा देंगे। इसमें 39वां, उत्प्रेरक की विशेषता लिखवा रखी है आपको। अति अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, किसी क्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते, केवल वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। क्रिया विशेष के लिए उत्प्रेरक विशेष होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद प्रकारों के बारे में आपको बता रखा है। क्रियाशीलता के आधार पर 4 प्रकार के बताए हैं, अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के बताए हैं, सबको आप बता देंगे। 40वां, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण और इसकी विशेषता। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और उत्पादों की जानकारी मिल जाती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक किस अनुपात में संयोग कर रहे हैं और उत्पाद किस अनुपात में बन रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी मिल जाती है। ये इनकी विशेषता हो जाएंगी। इसके बाद निम्न में अंतर, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय दोनों दिशा में चलते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय एक दिशा में। उत्प्रेरक वर्धक, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जबकि उत्प्रेरक विष घटाते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। समांगी उत्प्रेरक, अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक सब एक ही अवस्था में होते हैं, जबकि विषमांगी में अलग अलग होते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन, ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। उदाहरण दे करके आप सबको बता देंगे। तो इस प्रकार से अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर पूरे हुए। आप सभी ध्यानपूर्वक इन प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। और हमने आपको अब तक 3 पाठ पढ़ाए हैं, अध्याय 1, अध्याय 5 और अध्याय 6। इन तीनों अध्यायों का हम 22 तारीख को 22/9/2020 को एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। टाइम आपको बता दिया जाएगा। अभी 22 तारीख में समय है, तो हम विचार करके इसका टाइम आपको बता देंगे कब से लें। आप तैयार रहें टेस्ट देने के लिए, मेहनत करके टेस्ट दें, अच्छे नंबर आएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जुट जाए। अभी केवल 3 ही पाठ पढ़ाए हैं और 22 तारीख में समय है, लेकिन इतना ज्यादा समय भी नहीं है, कहीं आप एक एक दिन निकालते चले जाएं और 22 तारीख आ जाए। तो एक बार सभी से मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि इस पाठ की पूरे की तैयारी करें, तीनों पाठ। फिर नेक्स्ट टर्न पर आपको अगला पाठ लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत।